अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक़ व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना का कि कोरोना की दूसरी लहर जोर दिखाने लगी है। मजीद 16 मरीज चल बसे। 24 घंटे में वायरस के मजीद 908 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 11,695 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 16 अमवात। मुल्क भर में कोरोना से जांबहक अफराद की तादाद 6,775 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 908 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,31,108 हो गई है। 24 घंटे में 29,449 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 43,76,604 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 3,12,638 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना से मुतासरा 624 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद 19,454, गिलगित बल्तिस्तान में 4,211, पंजाब 1,03,587, सिंध में 1,44,765 केसेस, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 39,277, बलोचिस्तान में 15,876। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,938 हो गई है। और कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खदशात, हुकाम हो गए महतात। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं आइंदा माह अहम है। लाहौर में स्मोक के बायस वायरस फैलने का ज्यादा खदशा है। हमें एक खदशा है कि एक सेकंड वेव आ सकता है और थोड़ा थोड़ा इंडिकेशंस हैं कि हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। मुझे ज्यादा खौफ हमारे उन शहरों में है जिधर पोल्यूशन ज्यादा है, जिधर स्मॉग ज्यादा है। जो अगले 2 महीने हैं, अगर इंशाल्लाह अगर हमने ये सही तरह गुजार लिए तो उसके बाद मुझे इतना खदशा नहीं है। लाहौर में खास तौर पे अब से लेके नवंबर के एंड तक जब स्मॉग आई होती है, जब वैसे ही वायरसेस ज्यादा होती हैं, तो हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी सबको। और वो भी 3-4 और शहर हैं, कराची है, गुजरांवाला जिधर ज़्यादा है, फैसलाबाद और पेशावर इधर ज़्यादा ख़तरा है। तो इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि बड़ा देख के ये अगले 2 महीने गुजारें। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी लहर के मुमकिना खदशे के एनसीओसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खदशात, हुकाम हो गए मोहतात। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास में वायरस का फैलाव रोकने के लिए तैयार कर ली गई सिफारिशात और अहकामात। तजारती मराकज़ अब भी खुलेंगे मगर रात 10 बजे तक। शादी हॉल्स में भी फंक्शंस की इजाजत बरकरार, शर्त वही, तकरीब रात 10 तक खत्म करना होगी। तफरीह गाहें और पार्क्स में शाम 6 तक सरगर्मियों की इजाजत होगी। अस्पताल, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स वक्त की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। होशियार, खबरदार, अब अगर मगर की कहानी भी खत्म। घर से बाहर आना है तो मास्क लगाना है वरना भारी जुर्माना है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। पाबंदी का इतलाक यकीनी बनाने के लिए 2 माह के लिए दफा 144 भी आयद कर दी गई। पेशावर में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर बीआरटी बस में सफर करने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। पेशावर में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर बीआरटी में सफर करने के हवाले से मजीद जान लेते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। को देखें, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने एक बार फिर सर उठा लिया है, जिसके बाद जो पेशावर की जो मेगा प्रोजेक्ट है बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में जो शहरी जो सफरी सहूलियात हासिल करते हैं उनके लिए भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। बीआरटी मास ट्रांजिट के तर्जुमान के मुताबिक जो है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरियों को मास्क पहनने पर लाजमी करार दिया जा रहा है। इसी तरह समाजी फासले जो है वो भी रखने की हिदायत दी जा रही है। अगर जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बाकायदा तौर पर इसके लिए मास ट्रांजिट के जो मंसूबा है उसमें बाकायदा तौर पर टीमें जो है वो तैनात कर दी गई हैं जो शहरियों को मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देंगे। और अगर जो शख्स मास्क नहीं पहनेगा उसको बाकायदा तौर पर बस रैपिड ट्रांजिट जैसे सफरी सहूलियात में जो है वो सफर करने की इजाजत नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया अदनान आपका।
कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र जहां इस्लामाबाद में केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में वो जाते हैं, किसी भी मकामात पे जाते हैं, सरकारी दफातर में जॉब के लिए जाते हैं या प्राइवेट इदारों में जाते हैं, तो वहाँ पे मास्क पहनना अब जरूरी हो गया। अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो इस हवाले से जो है उनको जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, और इसके साथ साथ उनको जेल की जो है हवा भी खाना पड़ेगी अगर वो मास्क इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस हवाले से सख्त जो इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से जो टीमें हैं उनको भी हिदायत कर दी गई है कि मार्केटों में जाकर मास्क पहनने के हवाले से इन चीज़ों को यकीनी बनाया जाए कि तमाम लोग जो वो मास्क पहन रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो नई एसओपीज आई हैं उनके तहत जो मार्केटों का टाइम है वो भी रात 10 बजे जो है बंद हो जाएंगे। इसके साथ जो तफरीही मकामात हैं, पार्क हैं, वो 6 बजे बंद हो जाएंगे। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए आज से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जो मास्क नहीं पहनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको भी जुर्माना भी कर दिया जाएगा। और इस हवाले से दफा जो 144 नाफिज की गई है वो 2 माह के लिए नाफिज रहेगी। बहुत शुक्रिया असलम खोकर, आप अपडेट कर रहे थे। उधर रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई। 2 नौज़ायदा बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई। 2 नौज़ायदा बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। आग लगने का वाकया पेश आया है रहीम यार खान के अस्पताल में, और आपको बताएं कि सादकाबाद के प्राइवेट अस्पताल में आग लगी है। मजीद जान लेते हैं आसिफ अवान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में निजी हॉस्पिटल में रात गए जो आग लगी है उससे 2 बच्चे जुलस कर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। बच्चों के वर्षा ने खुद ही बच्चों को उठा कर जो है वो उनकी जानें बचाई है, जबकि 2 बच्चे जो है वो आग ज्यादा होने की वजह से मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। बच जाने वाले बच्चों को THQ अस्पताल सादिकाबाद शिफ्ट कर दिया गया है, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ, आप अपडेट कर रहे थे। कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोहम्मद नवाज नामी शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स पाक बहरिया का पेटी ऑफिसर था। कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। अशरफ, इस हादसे के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखें, कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर ये वाकया पेश आया है और ट्रैफिक हादसे में एक नेवी का PT ऑफिसर जो है जाँ बहक हो गया है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसकी डेड बॉडी को नवाज नामी ये नेवी का PT ऑफिसर है, 45 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जबकि एक्सीडेंट के बाद फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बहक न हो सका और जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त भी हो गई और लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली ₹1.36 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त नेपरा CPPA की दरखास्त पर समात आज करेगा। आज की समात के हवाले से मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानिब से नेपरा को जो है वो बिजली की कीमत में जो है वो ₹1.35 फी यूनिट इजाफे की जो है वो दरखास्त की गई है और इस पर जो है वो नेपरा आज समात करेगा। तो कुछ देर के बाद नेपरा इस्लामाबाद में जो है वो दरखास्त पर समात होगी। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानिब से जो है वो फ्यूल लागत से बिजली महंगी पैदा करने के बाद जो है वो ये दरखास्त की गई है। उसमें रीजन ये बताई गई है कि रेफरेंस फ्यूल लागत जो है वो ₹2.83 फी यूनिट रही है। सितंबर में पानी से बिजली जो है वो 37.18% पैदा की गई है। कोयले से 17.42%, थर्मोसाइल से 5.82% बिजली पैदा की गई है। तो मकामी गैस से भी जो है वो बिजली महंगी पैदा की गई, जिसकी वजह से जो है वो फी यूनिट कीमत में जो है वो इजाफा नागजीर है। तो नेपरा हेडक्वार्टर में से कुछ देर के बाद समाप्त होगी, उसके बाद अपनी फैसला होगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा या नहीं। सही, बहुत शुक्रिया कामरान, आप अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम की हिदायत के बावजूद महंगाई कम ना हो सकी। गोश्त और सब्जी के बाद अब दालें भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद।
जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक जो है मुनाफाखोरों को लगाम नहीं दी जा रही है। इस वक्त मैं अभी भी मौजूद एक राशन की दुकान पर, जैसे कि मेरा कैमरामैन सिराज अब्बास आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर दालों की जो दुकान है और यहाँ पर भी जो है कीमतों में जो है इजाफा किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है गोश्त और सब्जियों के बाद जो अब दालें भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बिल्कुल राशन की दुकान पर भी जो दुकानदार से भी बात करते हैं, दुकानदार का क्या कहना है इस मुताबिक के दालों की कीमतों में। अच्छा ये बताइए, दालों की जो कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई दालों की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए ये इनके खिलाफ एक्शन ले। इनके पास पुराना माल क्वांटिटी में गोदामों में रखा होता है, 50 रुपए का माल है, अभी रेट बढ़ा नहीं है, अब रेट बढ़ रहा है। ये मॉल 60 हो रहा था, ये 70 रुपए बेच रहे हैं। कोई देखा कि दुकानदार का भी ये कहना है कि रेट तो रोज बर रोज बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे जो है अभी भी 20 से 25 जो है पैसा जो है इजाफा कर दिया गया दुकान उसमें दालों के अंदर जो है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है शहरियों का भी यही कहना है कि जो मुनाफाखोर हैं, जहाँ से दालें इतनी महंगी दी जा रही है, फरोख्त की जा रही है, उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए। शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान और गिरदनवाह की मंडियों में सब्जियों और गोश्त की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब के लिए दाल रोटी खाना भी मुहाल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। महंगी सब्जियां हो या दाल गोश्त की कीमतों में इजाफा हो जाए, उमरा को तो फर्क पड़े न पड़े, गरीब की कमर टूट जाती है। सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीब के लिए सब्जी से रोटी खाना जुए शीर लाने के बराबर हो चुका है। टमाटर 200 रुपए किलो, प्याज 80, आलू 100 रुपए किलो और अदरक लहसुन के दाम सुनकर पसीना आ जाए। दुकानदार कहते हैं कि इंतजामिया गरीब दुकानदार को निशाना बनाकर जुर्माना करती है, जबकि असल मुजरिमों पर हाथ ही नहीं डाला जाता। मुर्गी का गोश्त भी 270 रुपए फी किलो होने से आवाम गोश्त खाने को तरस गए हैं। आवाम क्या करे, तो बच्चे कहते हैं गोश्त खाना, तो अब मजबूरी से लेते हैं, जैसे मरने वाला मकाम होया खड़ा गरीबों का। अब डबल रेट हो गया है। पहले यानी कि 50 की थी तो अब 100 की हो गई है, पहले कोई 30 की थी तो अब 60 की हो गई है। यानी कि एक आम शहरी के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान में बाकी लोग कैसे रहें। अवाम का मुतालबा है कि रियासत मदीना के दावेदार अवाम को हकीकी तब्दीली का चेहरा भी दिखाएं। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। बढ़ती हुई महंगाई से जहां दीगर अशिया खुरनोश दिन ब दिन अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, वहीं कोयटा में खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर खुश्क मेवाजात बलूचिस्तान के दिलफरेब और पुरकशिश सकाफत का अहम जुज़्व हैं। यहाँ पाए जाने वाले खुश्क मेवाजात अपने मखसूस जायके की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ दीगर अशिया खुर्दनोश आम लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, वहीं इन खुश्क मेवाजात की कीमतें भी अब आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब नहीं ले सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें ले नहीं सकते। ऐसे लोगों के बस में है तो ले रहे अमीर लोग, और जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले सकते। ताजरों के बकौल हुकूमत खुश्क मेवाजात की टैक्सों में कमी करके इनकी कीमतों में इस्तेहकाम ला सकती है। खुश्क मेवाजात बलूचिस्तान में बसने वाले लोग अपने दोस्तों, अजीजो अकारिब और मेहमानों को सौगात के तौर पर भी पेश करते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। कराची में मौजूद फैमिली पार्क और खेलों के मैदान तबाहाली का शिकार हैं। पार्कों की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा अशरफ सोलंगी से और अता हुसैन से, जो इस वक्त मुख्तलिफ पार्क्स में मौजूद हैं। पहले चलते हैं अशरफ सोलंगी की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो कौन से पार्क की हालत जार बता रहे हैं। जी अशरफ, आप कौन से पार्क में मौजूद है और क्या सूरत हाल है वहां पर? शहर कायद में दीगर बुनियादी मसाइल के साथ साथ शहर में खेलने कूदने और तफरी मुहैया करने के लिए पार्क बनाए गए थे, लेकिन वो भी अब तबाहाली का शिकार हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहर के इलाकों में पार्क की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे जो हैं वो खेलने कूदने के लिए गलियों और सड़कों का सहारा लेते हैं। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ एक यहाँ के मकीन मौजूद हैं। इलाका मकीन से मालूम करते हैं कि कब ये पार्क बना। आप बताएं कब से पार्क सूरत हाल ऐसी है? तकरीबन पहले तो माशाल्लाह ये पार्क बड़ा प्यारा बना हुआ था। तकरीबन 10 साल पहले ना बड़ा प्यारा जालियां वाली लगी हुई थी, इसमें घास भी था, बड़ा प्यारा बना हुआ था। अभी दूसरा ये जरदारी की मौत में थोड़ा खराब हुआ है, फिर उसके बाद जो है इन्होंने बनाया, नवाजशरीफ की हुकूमत में बनाया ये पार्क, प्यारा करके बनाया उन्होंने, फिर उसके बाद अभी जो है फिर वो टूट फूट गया, सारा खराब हो गया इस वजह से। आज देखें इलाका मकीन के मुताबिक ये पार्क गुज़िश्ता कई सालों से इसी खस्ता हाली का शिकार है।
इंतजामिया की जानिब से इस पार्क पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसको पार्क को नहीं बनाया जा रहा। इन्होंने मुतालबा किया है कि इस पार्क को सही तरह से बनाया जाए, दोबारा इसकी जो पुरानी हालत थी उसको बरकरार किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं खेल कूद की सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप अपडेट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हमारे नुमाइंदा अता हुसैन की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो कौन से खेल के मैदान में मौजूद है और वहां की क्या सूरत हाल है। जी अता। अजी देखिए, बिल्कुल कराची जो है मसाइल का गढ़ बन चुका है। कहीं कचरे के अंबार हैं तो कहीं सीवेज का निजाम है तो कहीं पार्क और खेलों के मैदान की हालत खस्ता हो चुकी है और खेलों के मैदानों में भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। एक इलाके की सूरत हाल, एक इलाके में वाकई पार्क की सूरत हाल हमारे नुमाइंदा अशरफ सोलंकी ने तो आपको बता दी और अब मैं नुमाइश शौरंगी के करीब एक ग्राउंड खेलों के मैदान में मौजूद हूं और वहां की सूरत हाल मैं आपको बताता हूं। अगर मेरा कैमरामैन सिराज यहाँ पे दिखाए, ये बास्केटबॉल और फुटबॉल का ग्राउंड था जहाँ पे फुटबॉल मैचेस और बास्केटबॉल के मैचेस हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। ग्राउंड के अंदर कचरा और दीगर चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जबकि ये ग्राउंड जो है मंशात के आदी अफराद का जो है कि उनकी अमाजगाह बन चुका है। इस ग्राउंड के बाहर की अगर मैं सूरत हाल आपको दिखाऊं, अगर मैं कैमरामैन सिराज यहाँ सीधे हाथ की तरफ यहाँ पे दिखाए तो इसकी दीवार के साथ कचरे का अंबार लगा हुआ है और ये मेन सड़क है, ये ब्रिज है और ये जो है सदर की तरफ ये रास्ता जाता है और इसके बिल्कुल सामने जो है मज़ार कायद और मज़ार कायद के सामने ये ग्राउंड वाक़ई है जहाँ पे फुटबॉल के मैचेस हुआ करते थे। ये काफ़ी बड़ी आबादी है, यहाँ पे रहने वाले रहायश पजीर अफराद, उनके जो बच्चे हैं वो यहीं पे आके खेलते थे, लेकिन अब वो इससे भी महरूम हो चुके हैं। शहर का सिर्फ यही पार्क नहीं, यही ग्राउंड नहीं, बल्कि शहर के दीगर और भी ग्राउंड और पार्क हैं जो जिनकी सूरत हाल इनसे मुख्तलिफ नहीं है। जी अता हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स भी बुलेटिन का हिस्सा होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लाहौर हफीज सेंटर में लगने वाली आग के बाद इमारत की बहाली के लिए काम का आगाज हो गया है। मजीद जान लेते हैं इजलाल हैदर से जो कि ताजरों के साथ मौजूद है। इजलाल, बताएगा ताजरों का क्या मौक़िफ़ है अब इसके बाद? जी, इस वक्त हफीज सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और गुज़श्ता दिनों जो 18 अक्टूबर को बरोज़ इतवार शॉर्ट सर्किट के बाई जो हफीज सेंटर में आग भड़क उठी थी, जिससे 200 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो जल गई थी और उसमें तमाम सामान भी ताजरों का जलकर राख हो गया था। इसके अलावा जो दुकानों की बहाली का काम है वो भी गुज़श्ता दिनों शुरू किया गया है, सफाई सुथराई का। अल खिदमत ग्रुप के जो साबका जनरल सेक्रेटरी हैं शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद, हमसे पूछे जी आप बताइएगा इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो आगाज़ कर दिया गया है दोबारा से दुकानों की बहाली का, क्या कहेंगे, मज़ीद मुतालबा क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 दिन पहले से अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जो जहां तक कमेटी का ताल्लुक है या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक है, उनकी भरपूर जो इसमें मुदाखलत मौजूद है, उनका इंटरेस्ट मौजूद है। जी, हफीज सेंटर में जो खिदमत ग्रुप के साहब का जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, इनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ इस वक्त मराहत का ऐलान किया जा रहा है तो उनको मराहत के बजाय जो हफीज सेंटर की बहाली है उसका फौरी तौर पर आगाज़ किया जाना चाहिए और 22% तकरीबन जो हफीज सेंटर का हिस्सा है वो इसमें जला है, लेकिन जो बाकी हिस्सा है जो बचा है महफूज रहा है आग लगने से, तो उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए और जो बाकी का जो जला है उसको फौरी तौर पर भी बहाल किया जाना चाहिए और मराहत जो देनी है वो यही। इजलाल हैदर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएंगे कि गुजरांवाला के नवाही इलाके रूप में भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इलाके में गुंबद खिजरा के रंग नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं जुनैर नूर से। जी जुनैर। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। मैं इस वक्त गुजरांवाला के नवाही गांव अरूब में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आशिकाने रसूल हैं वो बड़ी तादाद में जमा होकर और ख़ुद की मेहनत से गली मोहल्लों और बाजारों को सजा रहे हैं और कितनी खूबसूरती के साथ सजा रहे हैं वो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकेगा कि यहाँ पर जो पूरा गाँव है यहाँ पर सबज पश्चिम के सबज कपड़े के साथ पूरे गाँव को अपनी लपेट में ले लिया है और खूबसूरती के साथ लाइटें लगाई गई हैं। और इसके अलावा जो रंग बिरंगे जो पूरी गली मोहल्ले और बाजार है बहुत ही खूबसूरती के साथ गली मोहल्ले और पूरे गाँव को सजाया जाता है। मेरे साथ ही 2 आशिकाने रसूल भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान, बताइएगा किस तरह से ये तैयारियां की जा रही हैं
ये हम पिछले 30 साल से जो है हमारा गांव इसी तरह सजता है। ये हमारे बड़ों ने ये सिलसिला शुरू किया था, आज का रसूल है तमाम यहाँ पर, तो ये अभी दूसरी नस्ल आ चुकी है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, बड़ा खूबसूरती उसको देखते हैं। हम चैलेंज भी ये करते हैं कि पूरे गुजरांवाला में हमारे गांव जैसा कोई इलाका सजता नहीं है। रसूल की बात की, उनका यही कहना है कि अर्सा 30 साल से इस गली मोहल्लों और बाजारों को वो सजाते आ रहे हैं। और उनकी जो दूसरी नस्ल है वो इस वक्त जो वो यहाँ पर हर साल जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से करती है। और इनका ये भी चैलेंज है पूरे गुजरांवाला में, क्या पूरी दुनिया में अगर इस तरह कोई इलाका सजाएगा तो हम उससे बढ़कर जोश खरोश के साथ। बहुत शुक्रिया जुनैर, आप अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएंगे कि यूरोप कोरोना की दूसरी लहर की लपेट में आ गया। फ्रांस और जर्मनी में कौमी सतह पर फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। फ्रांस में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, एक मरतबा फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। यह ऐलान फ्रांस के सदर मैक्रोन ने किया। लॉकडाउन का बुनियादी मकसद तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस पर काबू पाना है। लॉकडाउन का मुल्क गिर नफाज कल से होगा। फ्रांसीसी सदर कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी। जर्मन चांसलर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नए सख्त इकदाम उठा लिए। जर्मनी में कौमी सतह पर फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। मुल्क भर में तमाम होटल्स और तफरीही मकामात 4 नवंबर से लेकर नवंबर के आखिर तक के लिए बंद कर दिए जाएं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की हलचल। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने अहलिया समेत अपना वोट कास्ट कर दिया। उम्मीदवार ने डेलावेयर के आबाई कस्बे वेलिंगटन में वोट डाला है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की हलचल है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने अहलिया समेत अपना वोट कास्ट कर दिया। उम्मीदवार ने डेलावेयर के आबाई कस्बे वेलिंगटन में वोट डाला है। उधर अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में सियाफाम शख्स के कत्ल के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे। हुकाम ने रात का कर्फ्यू लगा दिया जो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने तनकीद करते हुए कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहरों का कोई जवाब नहीं, पुलिस फायरिंग जैसे वाकयात से निपटने के लिए काम करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में लूटमार की मजम्मत करते हुए नेशनल गार्ड की खिदमत लेने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज का आगाज कल से होगा। पहला मैच रावलपिंडी में दोपहर 12 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आईसीसी की फहरिस्त में शामिल अहम टाकरे के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खिलाड़ी न सिर्फ इस्लामाबाद की शानदार मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं बल्कि भरपूर प्रैक्टिस का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को ब्रॉडकास्ट करने का ठेका दिया है, जबकि कमेंट्री के लिए भी कई नामवर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पैनल का हिस्सा बनाया गया है। कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाजी और मेजबानी के दीवाने हो गए हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड सुपर लीग में शामिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए दोनों टीमों के दरमियान पहला एक रोजा मैच 30 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। और मशहूर तुर्क शेफ ब्राद उज़्मीर ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा भी लगा दिया। Juve juve Pakistan, juve juve Türkiye. İnşallah yakın zamanda Pakistan'a ziyarete geliyoruz. Teşekkür ederim. Gezene Burak, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ इंशाल्लाह। जुए जुए पाकिस्तान, जुए जुए Türkiye. İnşallah yakın zamanda Pakistan'a ziyarete geliyoruz. Teşekkür ederim. अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।